हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बायो में कैसे 300 प्लस स्कोर ला सकते हैं और कैसे 330-40 तक पहुंच सकते हैं। हम ये भी डिस्कशन करेंगे अपना तरीके और हम अपनी एनसीईआरटी बुक आपको दिखाएंगे और उसमें जितना भी मैंने इम्पोर्टेंट मार्क किया है कैसे किया है वो सब चीज़ आपको यहाँ साथ साथ में दिखाते चलेंगे और आपको सिखाते चलेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। हमारा जो इस बार का बायो का मार्क्स या फिर पिछले बार का या उससे पिछले बार का हर बार 300 से ऊपर ही रह रहा है। पिछले 2 बार 330 आए थे, इस बार भी 325 आ रहे थे। तो ऐसा क्या तरीका मैं अपनाता था या फिर पढ़ता था बायो कैसे, एनसीईआरटी कैसे पढ़ता था जिससे हर बार नंबर अच्छे आ जाते थे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता था। तो वो चीज़ हम आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाले हैं। ये नीट वालों ने बायो के पेपर में ऐसा चेंज लाए हैं अचानक से, जिससे ये म्यूटेशन हुआ है कि पेपर पहले कुछ और होता था, 20 से 25 मिनट में बन जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने करीब 1 घंटे अच्छे मतलब हमें भी 1 घंटा लग गया था। ये ऐसे म्यूटेशन से बचने के लिए मतलब क्या अडेप्टेशन होना चाहिए। तो हम आज आपको सिखाते हैं कि क्या आपको अडेप्टेशन लाने हैं, क्या आपको चेंजेस लाने हैं अपने एनसीईआरटी बायो को पढ़ने के तरीके में, जिससे कि आप आसानी से कैसा भी पेपर आ जाए, स्टेटमेंट वाले आ जाए, सर्सन रीजन आ जाए, जैसा इस बार पेपर भरा हुआ था इन सब चीज़ों से, तो वो सब भी आप आसानी से बनाकर निकल जाए। वो सब पूरा इस वीडियो में लास्ट तक हम सिखा देंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये हमारे पास हमने तैयार किया है कि एनसीईआरटी का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे हमारे 330-40 नंबर आसानी से आ जाए। तो पहला चीज़ हमने बेसिकली मैं 3-4 चीज़ें पे बात करूंगा, जिसमें से पहला चीज़ है कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हमें लॉन्ग टर्म तक, एग्जाम टर्म तक हमें आसानी से याद रहे और हम चीज़ों को भूलें ना। दूसरा जो जो बात करनी है हमें कि हम इम्पॉर्टेंट जो मार्क करते हैं अपने पढ़ने के दौरान, वो किन किन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट मार्क करना है और कैसे करना है, ताकि जो हम बार बार चीज़ भूलते हैं या फिर हमें जो याद नहीं रह पाता है वो सब हमारा क्लियर होते जाए। और एक और बात कि एनसीईआरटी बुक में हमें क्या ऐड करना है, क्या एडिट करना है, क्या बाहर से इंफॉर्मेशन डालना है या नहीं, क्योंकि हमारा पेपर तो अब सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम ये बताएंगे कि आपको क्या ऐड करना है, ज़्यादा बाहर की चीज़ें ऐड नहीं करना है, तो फिर क्या ऐड करना है वो हम बताएंगे इस वीडियो। और ये सारे टेक्निक ना कि मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ हवा में, हम ये सब चीज़ को अपने एनसीईआरटी बुक जो हमने इस बार नीट के दौरान जो पढ़ने में यूज किया था वो आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे और एग्जाम्पल देते चलेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे पढ़ा जाता है, इसको ये चीज़ को ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क किया जाता है, अपने बुक को दिखाते चलेंगे आपको साथ साथ। तो चलिए पहला पॉइंट पे बात करते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमें अगर कोई टॉपिक हमने शुरू किया है एनसीईआरटी से पढ़ना, तो हमें उसे पहले बात तो ये कि रटने पे ध्यान नहीं देना है, कोई चीज़ को बिना समझे नहीं रटना है। हम फील करें वो जो, अगर कोई लाइन पढ़ रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो वो हमें फील आनी चाहिए और नहीं आ रही तो हमें समझने का कोशिश करना चाहिए, ना कि उसे बस रट के आगे बढ़ जाए। जिससे क्या होगा कि अगर हम वो रट के आगे बढ़ते हैं तो हमारा वो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं होगा, क्योंकि हमने वो चीज़ समझा नहीं है। वो हमारे एग्जाम टाइम आते आते या फिर कुछ दिन होते ही वो हम भूल जाएंगे और फिर से हमें रटना पड़ेगा। और जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करें तो ये कोशिश नहीं करें कि हाँ मुझे याद कर लेना है, जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ना है। आप उसे एकदम आराम से पूरा समझते हुए पढ़ें और एक बार नहीं, मतलब कि एक बार तो आप समझ के पढ़ लें, कभी उस पर रुक के रटे नहीं। आप समझ लें, उसे समझ के आगे बढ़ जाएं। फिर आप किसी दिन, 1-2 दिन बाद, या जब भी आपको लगे कि हाँ एक बार और देख लेना चाहिए, तो फिर आप उसी डेडिकेशन से उसी समझ के ही पढ़ते जाएं। समझ के पढ़ने से वो हमारे लॉन्ग टर्म तक हमारा दिमाग में फिट हो जाएगा और जब हम दोबारा रिवाइज करेंगे ना तो हमारा टाइम ही नहीं लगेगा। जैसे कि अगर रट के पढ़ते हैं तो दोबारा हमें फिर वही टाइम लगेगा, उसे रटने में उतना ही टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार हम कोई टॉपिक को, मुझे आधा घंटा लगे पढ़ने में, तो दोबारा अगर वो चीज़ समझ के मैंने पढ़ा है पहले बार में, तो दोबारा वो आधा घंटा नहीं, बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट में वो चीज़ समझ में भी आ जाएगी फिर से, और वो हमारा माइंड में फिर से एक बार पूरा सेट हो जाएगा। और बायोलॉजी ऐसा चीज़ है कि एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, एक बार में पढ़ के रट लिए, आप सोचे कि हमेशा के लिए याद हो गया,
तो ये गलत चीज़ है। हमें ना बार-बार पढ़ना है, मतलब हर इंटरवल पे, कुछ टाइम इंटरवल पे बार-बार पढ़ना है। और आप जितने बार पढ़ोगे ना, आपको हर बार नई चीज़ दिखेगी। जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको लगा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपने उसे मार्क कर लिया। फिर आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको कुछ और उसमें से नया चीज़ दिखेगा, लगेगा कि अरे यार ये भी इम्पोर्टेंट है, पिछला बार तो मैंने ये चीज़ पढ़ा था पर मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। लेकिन आपको वैसे ही तीसरा बार पढ़ोगे, चौथा बार पढ़ोगे, तो पूरा एनसीईआरटी आपको धीरे-धीरे हर चीज़ लगने लगेगा कि नहीं, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है और हर चीज़ पे आप पूरा डेडिकेटेड और फ़ोकस्ड रहोगे और ध्यान से देखोगे। अब जैसे मैंने एक टॉपिक यहाँ पे लिया है कि ये कैसे तरीका होता है पढ़ने का, तो यहाँ पे कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ये लाइन यहाँ से शुरू करते हैं। द मेन एंजाइम इज रिफर्ड टू एज डीएनए, डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये पूरा सेंटेंस पढ़ लिया हमने, ठीक। तो हम इसे बस रट नहीं रहे हैं, बार बार पढ़ के रट नहीं रहे हैं, इसे हम समझने का कोशिश करेंगे कि ये पोलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। ये चीज़ हमें पहले से पता होगा तो ठीक, हम समझ जाएंगे। अगर नहीं पता है तो ये चीज़ समझें और फील करें कि ये लाइन एक्चुअली एप्लीकेट कैसे हो रहा है और काम कैसे कर रहा है। अब कोई डाटा है जैसे ई कोलाई दैट हैज ओनली 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस, फिर ये डाटा है तो हम बैठ कर रटेंगे नहीं, हम बार बार रटेंगे नहीं, इसको बहुत अच्छे से एक बार दिमाग में फिट कर लेंगे और उसके बाद हर बार इसे जब भी बार बार जब देखेंगे तब हमें याद रहेगा हमेशा के लिए। और नहीं तो अगर ऐसा डाटा वाले जो चीज़ आते हैं एनसीईआरटी में, उसको आप कहीं अपने दीवार पे सामने या कहीं भी आप लिख लो। एक जैसे मैं अपना तरीका दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता था। ये देखो, ये मेरा स्टडी टेबल था, सामने मैंने एक बड़ा सा चार्ट पेपर लगा दिया था जिसमें मैं सब कुछ जो मुझे लगता था डाटा है या कोई चीज़ जो मैं भूल जाऊंगा वो इसमें नोट कर लेता था और टेबल के सामने था, हर बार देखता था तो मुझे डाटा मैं ऐसे याद करता था। अब बात आती है दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पढ़ते वक्त इम्पोर्टेंट किन चीज़ों को मार्क करना है, किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो देखो, हम अक्सर क्या करते हैं कि जो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है, या फिर वही चीज़ हम इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं और बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ सही है, जो हमें लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो इम्पोर्टेंट तो करना ही है करना। तो हमें इम्पोर्टेंट उस चीज़ को भी करना है जो हमारा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गलत करवा सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन जो अभी ट्रेंड चला है इस बार, वो सब चीज़ भी सही करवा सकता है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे हमने अभी ये टॉपिक लिया है और आप ये लाइन देखो, यहाँ पे लिखा है कि 6 of 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. Remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below egg apparatus in the central cell. तो ये हमें करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलती करवा सकता है। कैसे कि ये बिलो के जगह एबव लिख दे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, अगर हम एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, ताकि ये सब चीज़ों से हमारा निगेटिव्स कम होता है बायोलॉजी में, और आपका मार्क्स मतलब खुद व खुद इंक्रीज होगा। अगर ये बार बार पढ़ते हो तभी तभी ये सब चीज़ पकड़ में भी आएगी। अब ये बिलो द एग अपरेटस होता है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में लिख दे एबव द एग अपरेटस, तो हमें ध्यान भी नहीं होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमको लगेगा नहीं ये तो एनसीईआरटी की लाइन, हम सही कर देंगे। लेकिन देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे स्टार मार्क किया है बिलो को। क्यों किया है? क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ शायद ध्यान ना रहे, तो मैं जब भी ये पेज पलटूंगा तो इस चीज़ का ध्यान रख लूंगा, और जब भी पढ़ूंगा ये लाइन तो मुझे ध्यान रखना है कि हाँ एबव बिलो या करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले में गलती मेरा ना हो। तो ऐसे चीज़ों को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। अब जैसे देखो, मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। तो ब्रेन को मैंने मार्क किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेन की जगह कुछ और ऐड कर सकते हैं, वो करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखने की नहीं भाई कैनाबिनॉइड है तो ब्रेन में ही इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे फिर बात आती है कि हमें इंपॉर्टेंट और क्या मार्क करना है, जो चीज लगे कि हम भूल जा रहे हैं। देखो ये नहीं कि इंपॉर्टेंट, तो देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है और बन सकता है। तो हमें कुछ कोई चीज स्किप नहीं करना है। तो ये चीज भी करना है कि आप एनसीईआरटी जब भी पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये चीज हम बार बार भूल रहे हैं या ध्यान नहीं रह पा रहा है, तो उसे भी स्टार मार्क कर लो। और वो जब भी पढ़ो या जब पेज पलटो तो वो स्टार मार्क आपको दिखेगा कि ये चीज मैंने स्टार मार्क किया है। तो फिर वो क्या होगा कि आप उसको फिर से पढ़ोगे और जितनी बार पढ़ोगे वो आपको मेमोरी में फिट हो जाएगा, फिर आपको वो भूलने की जरूरत भी नहीं होगा।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, हमें स्टार मार्क करने या हाईलाइट करने में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे हमारा नेगेटिव बिल्कुल कम होगा और मार्क्स तो रॉकेट की तरह बढ़ेंगे। अब बात आती है कि हमें ऐड क्या है, जो बायो के हमारा सबसे अच्छा बायो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये होता है कि हमारे साइड में जगह मिला हुआ होता है और उसमें हम कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ बाहर से इनपुट डाल सकते हैं। तो वो मेरा हम ये आप लोगों को सजेस्ट करेंगे ना कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, वो बिल्कुल बेकार का है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर कोई टॉपिक है और वो आपको वो चीज़ हेल्प, कोई बाहर का चीज़ आपको वो अगर आप वहाँ पे ऐड करते हैं और वो आपको हेल्प कर रहा है कि एनसीईआरटी का वो लाइन आपको समझने में हेल्प कर रहा है, तो हाँ, ऐड कर सकते हैं बाहर की चीज़ें। लेकिन आप ये नहीं कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाहर दूसरी बुक में मॉड्यूल से उठा के छाप के एनसीईआरटी पूरा, मैं बहुत लोगों का एनसीईआरटी देखता हूँ वो पूरा भर देते हैं, छाप देते हैं, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा एनसीईआरटी और मॉड्यूल में? हमें बस वही चीज़ इसमें ऐड करना है, वो हम बता रहे हैं क्या ऐड करना है, एनसीईआरटी का ही चीज़ हमें बस अलग करके एक्सट्रैक्ट निकाल के ऐड कर लेना है, ना कि बाहरी चीज़ों को ऐड करना है। अब जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ों को ही ऐड करेंगे तभी आप मतलब अच्छा भीड़ से आगे निकल सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन है बहुत अच्छा एनसीईआरटी का कि ई कोलाई कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 38 मिनट्स। ये 38 मिनट्स दिया हुआ है। और आप सेल बायो का जब सेल डिवीजन पार्ट पढ़ते हो तो वहां भी पहले पेज में ही ई कोलाई का दिया हुआ है कि सेल्फ डिवाइड करते हैं वो 20 मिनट में। तो हमारा क्वेश्चन अगर आ जाता, देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। अब हमें को रिलेट करने आना चाहिए चीज़ों को, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं दूसरे चैप्टर से, दूसरे 11th को, मतलब को रिलेट करना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे कोरिलेट किया। हम मुझे खुद कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ पे लिख रहा है सेल्फ रेप्लिकेशन 38 मिनट, वहां लिख रहा है सेल्फ डिवाइड 20 मिनट, तो दोनों एक चीज लग रहा था हमें। लेकिन आप गौर से देखोगे तो यहाँ रेप्लिकेशन की बात कर रही है, यहाँ पे रेप्लिकेट होने का टाइम बताया गया कि एक पूरा इकोलाई अपना जीन या डीएनए जो भी रेप्लिकेट करता है उसका क्या टाइम है, तो 38 मिनट है। और यहाँ पे सेल्फ डिवाइड मतलब वो जो अपने इकोलाई डिवाइड होकर मल्टीपल कोलाई बनते हैं उसका टाइम है 20 मिनट। तो वो हमारा कंफ्यूजन, तो मैंने क्या किया, इस स्पेस को इस चीज के लिए यूज किया कि हमने वो सेल डिवीजन का पार्ट यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे जो 38 मिनट है वो यहाँ लिख दिया, ताकि हमारा कंफ्यूजन कभी ना हो फ्यूचर में। ऐसे ऐड करना है। और कैसे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जैसे आप देखो ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इन्होंने पूरा लिख दिया है पूरा पैराग्राफ और नीचे डायग्राम बनाया जो कि उतना समझ में नहीं आता है। तो हमने ये ऐड किया है, तो हमें फ्लो चार्ट की तरह हमने इसको पूरे पैराग्राफ को सिंपल कर लिया यहाँ पे। और जब भी पढ़ूंगा तो मुझे ये सब चीज़ों की पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं ये बस फ्लो चार्ट देख लूंगा और मुझे वो अच्छे तरीके से फिर से रिवाइज हो जाएगा। उसी तरह से ये आप पूरा पैरा देख लो, थैलेसेमिया के बारे में था, पूरा पैरा में कुछ भी नहीं था, मैंने बस उसको यहाँ पे क्या यूज किया, ये बचे हुए जगह को उसको शॉर्ट में मैंने पूरा लिख दिया कि हाँ ये कितने अल्फा बीटा टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद ये पूरे पैराग्राफ को अगर मैं सिर्फ इसे भी पढ़ लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा और मुझे टाइम बच जाएगा मेरा। तो ऐसे मैं इन जगहों को यूज करके अपना टाइम बचाने में यूज करता था। जैसे ये पूरा पैराग्राफ देख लो, ये हमारा इकोलॉजी का है कंपटीशन वाले पोर्शन में। तो हमारा ये सब चीजें में देखो पूरा सब जो लिखा हुआ है उसको मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह, एक एग्जाम्पल की तरह हर जगह पे मैंने यहाँ पे, जैसे कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल मैंने प्लस जिसको फायदा होगा जिसको नहीं फायदा होगा ये मैंने ऐसे लिख लिया, ताकि मुझे ये पूरा पैराग्राफ पूरा पेज पढ़ने से बच जाए और ये हमारा आसानी से बस ये पढ़ ले तो हो जाए। तो ऐसे हमें यूज करना है, अपने टाइम को बचाना है और एनसीईआरटी को ऐसे यूज करके पढ़ना है। फिर बात आती है कि और सबसे जो जरूरी चीज एनसीईआरटी में वो डायग्राम। आपको एनसीईआरटी का हर डायग्राम याद होना चाहिए, पूरा उसका लेबलिंग, उसका हर चीज को बहुत अच्छे से डायग्राम आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन बनते हैं और मतलब वो अच्छा क्वेश्चन और आपको बिल्कुल वो इजी सा तुरंत आंसर देकर जाएगा। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखते हो अपने बायो पढ़ने के टाइम, एनसीईआरटी पढ़ने के टाइम, तो आपका देखना जो आप चैप्टर आप ऐसे पढ़ना, एक चैप्टर जो आपका टेस्ट में आ रहा हो और फिर टेस्ट देना, फिर देखना कि आपके मार्क्स में कितना इंक्रीमेंट होता है बायोलॉजी में। और धीरे धीरे या अचानक से कोई चीज़ का इफेक्ट नहीं दिखता, वो धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएगा।
फिर आपके जो फाइनल एग्जाम के टाइम या फिर जब लास्ट टाइम में आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि बायो ना ऐसे ही पढ़ना चाहिए, आपको रटने के बजाय बार बार आप पढ़ें। हर बार हर चैप्टर को करीब हर महीने के इंटरवल पे एक एक बार पलट ले, और एक बार आपको अच्छा से समझा हुआ रहेगा वो चीज़, तो दोबारा आपको टाइम नहीं लगेगा। हाँ अगर आप रट लेते हो तो आपको हर बार उतना टाइम देना पड़ेगा। तो कमेंट में आप बता देना कि आपको ये कैसा लगा, और फिर अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं हमेशा नीट तक हेल्प करते रहूँगा सभी को, और बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा कि हाँ नीट इतना भी टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, वो आप कर सकते हो आसानी से। तो थैंक यू एवरीवन।